अच्छा, तो जो चैप्टर हमने कल पढ़ा था वो चैप्टर उसकी वजह से हम ये देख सकते हैं, मतलब उससे हम ये फायदा हासिल कर सकते हैं कि हमें पता चलेगा कि ऑप्स और डेव, ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम का या एक वेब डेवलपमेंट टीम का, उन दोनों को मर्ज कैसे किया जाता है और मर्ज करने का बेनिफिट क्या है, ये चीजें हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा। लास्ट क्लास में हमने कुछ ऑपरेशन रिलेटेड कमेंट्स देखी थी कि डॉकर का इमेजेस क्या होते हैं, इमेजेस से कंटेनर्स कैसे बनते हैं, उसके कुछ फ्लैग्स देख ली, कुछ और कमांड्स देख ली। हमने सिर्फ एक ओवरव्यू की, लेकिन हम डीप में बाद में जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम ऑप्स पर्सपेक्टिव का एक ओवरव्यू किया था। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव का, कंटेनर्स देमसेल्व्स का। अब कंटेनर्स में एप्स ही होते हैं। कंटेनर्स का मतलब ही यही है कि आप एक एप्लीकेशन लो, चाहे उसका कोई पार्ट हो या अगर बहुत ही छोटा एप्लीकेशन हो तो उसका पूरा एप्लीकेशन, वो पूरा चीज या इस एप्लीकेशन का पार्ट को आप एक कंटेनर के अंदर डाल दो और उसको डिप्लॉय कर लो। ये है पर्पस कंटेनर्स का। कंटेनर्स आर ऑल अबाउट एप्स। तो इस सेक्शन में हम गिटहब से एक चीज को क्लोन करेंगे, इसको डॉकर फाइल बोलते हैं। हम उसको कंटेनराइज करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको रन करेंगे। तो फिर उसके बाद हम कुछ और भी छोटी चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस लिंक के ऊपर जाते हैं। तो आप लोग ने सीखा होगा कि गिट कैसे इस्तेमाल होती है, तो अभी हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक डॉकर फाइल मौजूद है इसके अंदर। तो ये वो डॉकर फाइल है जो मैं अभी डाउनलोड करूंगा। और अभी क्या करना है कि ये डॉकर फाइल यहाँ दिया हुआ है, तो ये एक डॉकर फाइल है और मैं इसको अभी यहाँ इंस्टॉल कर लूंगा। तो इसका क्या तरीका है, यहाँ अगर मुझे एक स्पेसिफिक फाइल को इंस्टॉल करनी है कि मुझे इसका पूरा जिप फोल्डर कोई डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर इसको क्लोन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो उसका फोल्डर है उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो मैं ऐसे जिप ही डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि अभी विंडोज़ के ऊपर हूँ मैं। गिट क्लोन का कमांड पता नहीं इसमें इंस्टॉल हुआ है या नहीं, यही आसान होगा फिलहाल। अच्छा, तो ये ही मेरा डॉकर फाइल। मैं इसको आइसोलेट करके यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये आ गई है मेरी डॉकर फाइल। तो ये होती है डॉकर की डॉकर फाइल। अब ये डॉकर फाइल क्या होता है ये हम अभी देख लेते हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। तो आप इस लिंक के ऊपर जाओ, इस लिंक पे जाने के बाद आप जिप फाइल डाउनलोड करो, या अगर लिनक्स में हो तो आप गिट क्लोन का कमांड को यूज करके जो भी तरीके से आप इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इसका जो फोल्डर है, ये इसके अंदर आपको एक डॉकर फाइल मिल जाएगी। तो ये डॉकर फाइल आप बाहर निकाल दो और अब हम इस डॉकर फाइल के साथ ही काम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस डॉकर फाइल के अंदर है क्या। तो ये मैंने रखा है डाउनलोड्स का फोल्डर में। तो डाउनलोड्स और कैट कैट का कमांड मौजूद नहीं है। अच्छा, तो ये कर सकता हूँ, सही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं करूँ कैट डॉकर फाइल तो आ जाती है। तो ये मैंने अपना डाउनलोड फोल्डर के अंदर रखी है। तो ये आप देख सकते हो कि ये एक डॉकर फाइल है। तो ये डॉकर फाइल क्या है, ये आप सारा कोड इधर देख रहे हो, ये इस कैट का कमांड का आउटपुट है। अब ये बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ और भी चीजें लिखे हुए, या एक ईमेल भी लिखा हुआ है, ये सब है क्या। बेसिकली डॉकर फाइल क्या होता है, एक डॉकर फाइल बताता है कि जब आप एक इमेज को डाउनलोड करते हो जो आपको एक कंटेनर के अंदर डालनी है, तो जो उसका सारा कोडिंग है, जो उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपने उसको भी ऑटोमेट करनी है तो फिर आप इस्तेमाल करोगे डॉकर फाइल्स को। तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि एक ब्लैंक कंटेनर है, बिल्कुल ब्लैंक कंटेनर, और आपने उसको डिप्लॉय कर ली। अब अगर बिल्कुल ब्लैंक कंटेनर आपके पास मौजूद है तो फिर आप उसके अंदर SSH करोगे, उसके बाद आप अपनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे। इसी तरह से ही चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि ये एक ऑटोमेशन टूल है, देखो ऑपरेशंस जो है, किसी भी वेबसाइट का ऑपरेशंस या किसी भी वेबसाइट का ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऐसी चीज है कि ऑटोमेट आराम से हो सकती है। इसलिए जितना हो सके ऑटोमेट करना चाहिए, बिजनेस को भी फायदा और खुद जो डेवलपर्स या ऑपरेशन मैनेजर्स हैं उनको भी फायदा।
तो इस वजह से इस चीज को ऑटोमेट करना हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है कि हम हर चीज को जितना हो सके ऑटोमेट कर ले। अब डेवलपमेंट तो एक हद तक ही ऑटोमेट हो सकती है, मतलब बहुत ही कम, समझो 10-15%, बाकी सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन जो है वो 90-95% ऑटोमेट हो सकती है। तो इसलिए इसमें यहाँ सारे फीचर्स मौजूद है जिससे हम ये इसको ऑटोमेट करते हैं। अब बजाय ब्लैंक कंटेनर को क्रिएट करना, फिर अंदर जाके मैन्युअली कमांड्स चलाना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, फिर उसका मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन करना, भाई ये सब बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे आसान चीज ये है कि आप हर चीज को ऑटोमेट कर लो। अब ऑटोमेट कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। नंबर 1, आप एक इमेज को इस्तेमाल करो। इमेज क्या होता है? इमेज से आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो जो आप अपनी कंटेनर के अंदर चलाओगे। ये थोड़ा गलत फ्रेज है कि आप अपनी कंटेनर के अंदर ये इमेज चलाओगे। एक्चुअल इसका मतलब ये है कि आप इमेज से कंटेनर बनाओगे, आप इमेज से ही एक कंटेनर बनाओगे। तो इमेज आपका एक, आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर आप विंडोज खरीदते हो किसी दुकान से तो आपके पास एक सीडी मिलती है ना, तो सीडी के अंदर सारा ओएस और सारा फाइल्स मौजूद है। अब ओएस तो एक तरह से एक मूविंग चीज है, या उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस है जो होते ही रहते हैं, मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। अब इस पूरा चीज को एक तरह से स्टॉप करके आपने एक सीडी के अंदर घुसा दिया है। तो ये होती है एक इमेज। इमेज बिल्कुल यही होती है, एक तरह से आप समझ सकते हो जब आप विंडोज का सीडी लेते हो तो वो विंडोज का एक स्टॉप वर्जन है। आप इस तरह भी सोच सकते हो कि एक विंडोज का सीडी विंडोज का स्टॉप वर्जन है। तो विंडोज का ये जो सीडी है, ये क्योंकि आपका स्टॉप वर्जन बोला जाता है एक्चुअल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इस वजह से ये जब आप इंसर्ट करते हो, ये जब आप इसको रन करते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका विंडोज, असली जो विंडोज का ओएस है या जो आपका असली एप्लीकेशन है, वो फिर चलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही इमेजेस भी होते हैं। अगर मुझे एक वेब सर्वर इंस्टॉल करनी है, जैसे अपैची वेब सर्वर, तो मैं अपैची वेब सर्वर को इस्तेमाल अगर करना चाहूँ, तो इस्तेमाल करने के लिए मुझे उसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब या तो मैं खुद मैन्युअली इंस्टॉल करूँ, या फिर मैं एक इमेज को इस्तेमाल करके उसको ऑटोमेटिकली मेरे लिए इंस्टॉल कर लूँ। जाहिर सी बात है कि इमेज को इस्तेमाल करना ज्यादा आसान काम है, इसलिए उसकी वजह से हमारा काम ऑटोमेट हो गया। तो एक स्टेप तो हमारा पूरा हो गया, हमने अपैची वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लिया। कोई भी और एप्लीकेशन, में वेब सर्वर का एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने अपैची वेब सर्वर का एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ली। अब ये तो चलो हो गया है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन भी तो करना पड़ता है। कौन सा हमारे पास एसएसएल सर्टिफिकेट है, कौन सा डोमेन हमने लिया है, उन सबको लिंक करना है। तो ये सब करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन तो करनी होती है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें फिर वही बात है, एसएसएच करके हमें ही सारे कमांड्स और सब चलाना पड़ेगा। लेकिन इसका भी एक फायदा है, इसका भी एक तरीका है टाइम बचाने के लिए, इसको ऑटोमेट करने के लिए, और वो तरीका है ऑप्स सॉरी डॉकर फाइल्स को यूज करना। तो डॉकर फाइल्स एक तरह का स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू आप एक एप्लीकेशन का, या इमेज के अंदर एप्लीकेशन है, आप अपनी इमेज का या आप अपनी एप्लीकेशन का सारा कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट कर सकते हो। तो ऑटोमेट करने की वजह से हमारा फिर ये फायदा होता है कि हमें फिर टाइम नहीं लगाना पड़ता है उसके अंदर जाके सारा एसएसएच करना, इस सब करना, मतलब इस सब का हमें मसला ही नहीं होता है। ये सब ऑटोमेटिकली ऑटोमेट हो जाता है, फिर हमारे पास कोई मसला ही नहीं रहता है इसका। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वजह से हम डॉकर फाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली स्क्रिप्ट्स होते हैं जो हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन को भी ऑटोमेट करते हैं, जिस तरह हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डॉकर फाइल का ये हमें एग्जांपल दिया गया है, ये वाला। तो इसके पार्ट्स क्या है, तो इसको अगर हम जरा देख लेते हैं इधर, इसको थोड़ा और अगर जूम इन कर सकता हूँ तो सही है। अच्छा, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है डॉकर फाइल। अब इस डॉकर फाइल में ये पार्ट्स यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रॉम एल्पाइन। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली डॉकर फाइल्स का एक और भी फायदा ये है हमारे लिए कि डॉकर फाइल्स के अंदर आप डायरेक्टली इमेज को भी, जो हमें पुल करना पड़ता है ना, डॉकर इमेज पुल, इमेज का नाम, ये जो हम सब करते हैं, ये भी ऑटोमेट हो जाता है डॉकर फाइल्स के थ्रू। तो हम डायरेक्टली यहाँ हर डॉकर फाइल, तकरीबन हर डॉकर फाइल फ्रॉम का कीवर्ड से शुरू होता है। फ्रॉम का मतलब क्या है? ये आपका कंटेनर को पुल, ये आपका इमेज को पुल करेगा। तो ये है आपका एल्पाइन इमेज। अब आपका एल्पाइन इमेज को अगर ये पुल कर लेता है तो ये आपका लोकल सिस्टम के अंदर डाल देगा। लोकल सिस्टम में डालने की वजह से क्या होगा?
फिर ऑटोमेटिकली आपका कंटेनर भी इसी से ही कंस्ट्रक्ट होने वाला है। तो ये जो भी हम कमांड्स इस्तेमाल करते हैं, डॉकर पुल, या जब हम करते हैं डॉकर कंटेनर रन और फिर कंटेनर का नाम डाल देते हैं, सॉरी इमेज का नाम डाल देते हैं, या इस तरह के जो भी हम चीजें करते हैं, इस सब को ऑटोमेट किया जा सकता है डॉकर फाइल्स के थ्रू, और इमेजेस को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल किया जा सकता है फ्रॉम का कमांड के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद जब हमारे पास एक इमेज आ गई है, फिर उसके बाद ये भी स्पेसिफाई करना जरूरी है कि हम कीज और वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने कंटेनर्स के लिए। तो इससे फायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर एक कंटेनर का के अंदर एक मैनेजर है, मैनेजर के साथ डेवलपर है, डेवलपर के साथ क्यूए टेस्टर है, ठीक है, तो 3 सेपरेट लोग हैं, एक नॉर्मल मैनेजर, एक आपका डेवलपर और एक आपका क्यूए टेस्टर, क्यूए या क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी जो भी सब होता है, क्यूए टेस्टर समझो, क्यूए टेस्टर, मैनेजर और डेवलपर, ये 3 चीजें हैं। अब अगर मैं चाहूं कि मैं स्पेसिफाई कर लूं कि ईच बंदे के लिए उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, कि अगर कोई मसला हो तो मैं इसको कॉन्टैक्ट कर सकूं, तो मैं इस तरह के कीज और वैल्यूज बना सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैनेजर इक्वल्स मैनेजर का ईमेल, डेवलपर इक्वल्स डेवलपर का ईमेल, क्यूए टेस्टर इक्वल्स क्यूए टेस्टर का ईमेल। तो मैं इस तरह से सारे डिटेल्स और भी डिटेल्स, ये तो एक एग्जांपल है, कीज भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, वैल्यूज भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, और इस तरह की चीजें आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हो। ऑल इज अप टू यू, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है हमारा रन का कीवर्ड। अब रन का कीवर्ड क्या है? रन का कीवर्ड से हम कमांड्स को रन करेंगे। तो हमने बात की कि ऑलरेडी अगर हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ हुआ है इमेजेस के थ्रू, और ये इमेज का भी डाउनलोडिंग प्रोसेस और कंटेनर, वो जो कंटेनर से हम अटैच करते हैं, उस सब का भी प्रोसेस ही ऑटोमेटिकली ऑटोमेट करता है। बल्कि अब तो हमें इमेज भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर डॉकर ये डिटेक्ट करेगा कि ये अल्पाइन इमेज आपका सीपीयू के अंदर नहीं, आपका कंप्यूटर में नहीं मौजूद है, ऑटोमेटिकली पुल करके आपका कंटेनर के अंदर डाल देगा। तो आपका टाइम का बहुत ही ज्यादा सेविंग हो रहा है। तो चलो, इमेज तो हमारे पास आ गई, हमने कुछ कीज एंड वैल्यूज भी डाल दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो कमांड्स रन करनी पड़ती है। जिस तरह हमारे पास डॉकर में डॉकर रिलेटेड कमांड्स हैं, डॉकर स्पेसिफिक कमांड्स, डॉकर स्पेस फिर कमांड का नाम डॉकर कंटेनर एलएस, या डॉकर इमेज एलएस, या डॉकर कंटेनर रन, ये सारे डॉकर के रिलेटेड कमांड्स है। जिस तरह हमारे पास अपाची है, अपाची का वेब सर्वर, उसके भी अपने रिलेटेड कमांड्स होंगे ना। फॉर एग्जांपल अपाची टू डिप्लॉय, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसा कमांड हो, हमें फिर उसको रन तो करनी है ना, ताकि हम सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि यही तो कमांड्स है जिसको चला के हम अपना कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो रन का कमांड से आप क्या कर सकते हो? रन का कमांड इस्तेमाल होती है कोई भी कमांड चलाने के लिए। तो यहाँ ये लोग एक कमांड चला रहे हैं, apk add update node.js npm, तो ये एक कमांड है। तो रन का कीवर्ड से के बाद आप इस डॉकर फाइल के अंदर आप कोई कमांड विद इट्स फ्लैग स्पेसिफाई कर सकते हो, तो वो पूरा कमांड एज अ होल चल जाएगा। तो ये हमने देखी रन का कीवर्ड। तो रन का कीवर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कमांड चलाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है कॉपी का कीवर्ड। कॉपी का कीवर्ड क्या है? कॉपी का कीवर्ड फाइल्स और फोल्डर्स को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। अभी कहां से कॉपी करेगी? ये कॉपी करेगी आपकी लोकल सिस्टम से। अगर अभी इसी वक्त मैं अगर अभी देखूं, ये मेरा सीएमडी है, मैंने की एलएस, या मेरे पास कोई ऐसी चीज हो कुछ भी, या मेरे पास एक इमेज है हीरो इमेज डॉट जेपीईजी के नाम से, मुझे इसको कॉपी करके अपना कंटेनर के अंदर डालनी है, कैसे करूं? तो इसका तरीका होता है कॉपी यूज करने का। सबसे पहले आप इधर स्पेसिफाई करोगे कि आपने कौन से फाइल्स को आपको उसके अंदर इंपोर्ट करनी है, और फाइल्स के बाद आप देखोगे इधर कि आपको कौन सी फोल्डर के अंदर डालनी है, कंटेनर के अंदर। तो यहाँ आप स्पेसिफाई करोगे कि आपको कौन सी फाइल्स या कौन सी स्पेसिफिक फोल्डर्स आपको इसके अंदर डालनी है, और मतलब कंटेनर के अंदर डालनी है। और फिर आप दूसरा आर्गुमेंट, मतलब इस जगह पे आप स्पेसिफाई करोगे कि आपको कंटेनर के अंदर भी कौन सा फोल्डर में डालना है। तो इन दिस केस एक होगी कंटेनर के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा एसआरसी के नाम से। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी फाइल्स कॉपी कर रहे हैं वो सब उसके अंदर जाए, ठीक है। लेकिन फिर उसको एक्सेस करने के लिए भी, अगर एप्लीकेशन को ये फाइल्स को एक्सेस करनी है, तो उनको एक्सेस करने के लिए भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि भाई ये सारे फाइल्स इसके अंदर यहाँ मौजूद है। मतलब है कि हमें डॉकर को बताना पड़ेगा कि इस कंटेनर के अंदर ये वाले फाइल्स यहाँ मौजूद है। मतलब है कि हम अपना वर्किंग डायरेक्टरी या वर्क देर स्पेसिफाई करेंगे।
ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। तो ये करने के लिए हम /src इधर लिखेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जहां हमारे सारे मेन फाइल्स कॉपी हो रहे हैं वही तो हमारा मेन डायरेक्टरी बनेगा, वहां से ही तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन सारा फाइल्स को ले। तो इस वजह से हम यहाँ भी src लिखेंगे ताकि हमारा डिफॉल्ट फोल्डर या डिफॉल्ट डायरेक्टरी ही ये बने, ताकि फिर हमें कोई और मसले ना हो। तो फिर इस तरह का कोई भी मसला नहीं होगा हमारे साथ कि ये फाइल्स नहीं मिल रहा है या डॉक्टर को ये फाइल्स नहीं मिल रहा है, ये कमेंट से नहीं चल रहा है, ये फाइल मिसिंग, ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा। हर चीज प्रॉपर्ली चलेगा क्योंकि यही हमारा मेन डायरेक्टरी है, यही हमारा वर्क डायरेक्टरी है। तो ये वर्क dir का कमांड आपका वर्क डायरेक्टरी को सेटअप करता है कंटेनर के अंदर, आपका मेन डायरेक्टरी को सेटअप करता है आपका कंटेनर के अंदर। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल, लिनक्स के अंदर आपका होम डायरेक्टरी है ना, home/ubuntu, तो वो आपका मेन डायरेक्टरी होता है ना, या सीडी स्पेस टिल्डा, जो टिल्डा का साइन है वो आपको उसी जगह पे ले जाते हैं ना, तो वो आपका वर्क डायरेक्टरी बोला जाए या मेन डायरेक्टरी, या हम बिल्कुल वो ही यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम वर्क डायरेक्टरी कौन सा बनाना चाहते हैं, हम बिल्कुल वही चीजें इधर कर रहे हैं। तो हमने ये 5 कमेंट्स तो देख लिया, फ्रॉम, लेबल, रन, कॉपी, वर्क। अब रन का कमेंट, रन का कमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ देख लिया है, तो यहाँ हम एक और कमेंट चला रहे हैं npm इंस्टॉल के नाम से, तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 आखिरी कमेंट्स यहाँ मौजूद है, हमारे पास है एक्सपोज और हमारे पास है एंट्री पॉइंट। इनमें फर्क क्या है, मतलब ये क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास है एक्सपोज का कीवर्ड। एक्सपोज एक पोर्ट को एक्सपोज करता है, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वेब सर्वर मौजूद है, अब अगर आपने वेब के बारे में पढ़ा हो, HTTPS के बारे में पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि अगर मैं इस तरह का कुछ करता हूँ monkeytype.com, ठीक है, और मैं एंटर कर लेता हूँ, ये एक वेबसाइट है। अब मैं अगर इसको हटा के ये लिखूं monkeytype.com:8080, तो मेरे पास एरर आएगी। एरर क्यों आई? क्योंकि ये तो एक चलो अलग बात है कि आप .com के साथ ऐसी कोई पोर्ट स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, इस तरह नहीं चलेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आप एक वेबसाइट के ऊपर लैंड होते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होते हैं वो सब बाय डिफॉल्ट पोर्ट 8080 ही सेटअप हुआ है। आपके कंप्यूटर में पोर्ट्स है ना, जिस तरह की गेट्स होते हैं जहां से आपका सारा कम्युनिकेशन जाता है एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, बिल्कुल वही चीज है। जब भी एक वेबसाइट को आपको जब भी आप एक वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट करते हो उस वेबसाइट का, या जिस सर्वर के ऊपर वो वेबसाइट बना हुआ है उस सर्वर का जो पोर्ट नंबर 8080 है, बाय डिफॉल्ट वो उस पोर्ट पे ही कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए पोर्ट 8080 हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है वेब डेवलपमेंट के लिए और वेब सर्विस के लिए। तो इसलिए हम इसको यहाँ एक्सपोज कर रहे हैं ताकि ऑटोमेटिकली जब हम इस पोर्ट के ऊपर जाए, पोर्ट 8080, तो ऑटोमेटिकली जो भी हम यहाँ चीजें रन कर रहे हैं वो सब हमें दिख जाए। इसका मेन यही पर्पस है। तो एक्सपोज का हमने देख लिया, इट्स यूज्ड टू एक्सपोज पोर्ट्स या इट्स यूज्ड टू मेक पोर्ट्स अवेलेबल टू द यूजर, ताकि हम कनेक्ट कर सके, हम एज ए यूजर इस सर्विस से कनेक्ट कर सके इस पोर्ट के थ्रू। तो ये है एक्सपोज का कमांड। अब आखिरी कमांड हमारे पास आता है एंट्री पॉइंट का कमांड। एंट्री पॉइंट का कमांड क्यों यहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये इस्तेमाल होता है एक कमांड चलाने के लिए। अब ये तो थोड़ी अजीब बात लग रही है, ये क्या है? हमने तो यहाँ ऑलरेडी कमांड चला लिया है ना, ये तो रन का कमांड से हमने चला ली। एंट्री पॉइंट का ये फंक्शन है, ये मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ AI के भी स्टूडेंट्स है, IoT के भी स्टूडेंट्स है और CNC के भी स्टूडेंट्स है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं सिंपल एग्जांपल दूं। सबसे पहले तो मैं IoT स्टूडेंट्स का एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि उनको तो बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। रस्ट के अंदर fn main का फंक्शन होता है। एम्बेडेड रस्ट के अंदर हम fn main से शुरू नहीं करते हैं, हम एक स्पेसिफिक जगह बनाते हैं, उस जगह से शुरू होता है। जिन लोग ने एम्बेडेड रस्ट पढ़ा है उनको ये बात पता होगी कि हमारे पास एक एंट्री पॉइंट फंक्शन इस्तेमाल होती है जो हम कहीं भी कभी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कोड के अंदर, और उधर से ही हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वो प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होगा, वहां से ही पूरा प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। तो वो एक एग्जांपल है रस्ट का जो मैंने दिया है, ये बिल्कुल वही चीज है। हम यहाँ नोड.js का कमांड, नोड का कमांड और ये जो एक जावा
जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये दोनों चीजें हम चला रहे हैं। तो ये दोनों चीजें चलाने की वजह से हमें क्या फायदा मिलता है कि ये इसका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। वेब सर्वर का प्रोसेस क्या है, वो एक वेबसाइट को डिस्प्ले करता है और यूजर से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उनको अपना डाटा को डिस्प्ले करता है, जो भी यूजर रिक्वेस्ट करता है वो डाटा डिस्प्ले करता है। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज के लिए आपको Node.js और ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है app.js के नाम से, इन दोनों को इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इन दोनों को रन तो करना है ना, या तो हमने सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन किया है, कॉन्फ़िगरेशंस किया है, रन भी तो करना है ना, प्रोग्राम को भी तो शुरू तो करना है ना। तो ये है प्रोग्राम का शुरुआत। हम एंट्री पॉइंट क्या स्पेसिफाई करेंगे, हमारा प्रोग्राम शुरू कहाँ से होगा। तो ये मैंने IoT का एग्जांपल दे दिया है। अब मैं एक देता हूँ AI का एग्जांपल। तो AI का एक एग्जांपल ये है मेरे पास कि आपने एक पूरा नेटवर्क को, आपने एक पूरा न्यूरल नेटवर्क को बनाया, उसको कंपाइल कर ली, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक आप उसको ट्रेन या टेस्ट नहीं करोगे, जो भी आपने कंपाइलेशन अभी तक किया है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो देखा जाए तो जब आप ट्रेनिंग करते हो, तो ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग या टेस्टिंग दोनों, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग आपका एंट्री पॉइंट बोला जाए, क्योंकि ये सब तो सेटअप्स था, कॉन्फ़िगरेशन था, ये नेटवर्क को कंपाइल की, इसको बिल्ड की। अब हम मेन रन करने जा रहे हैं, अब हम मेन ट्रेन करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये इसका मेन पार्ट है ना, तो वो मेन पार्ट को हम बोलते हैं एंट्री पॉइंट। तो आपका एआई मशीन का एंट्री पॉइंट है ये, इन दिस केस आपका नेटवर्क का जो नेटवर्क डॉट फिट का जो कमांड है या नेटवर्क डॉट इवेल्युएट का जो कमांड है, ये दोनों आपके एंट्री पॉइंट्स बोले जाएंगे एआई के अंदर। ठीक है, अब मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ सीएनसी स्टूडेंट्स के लिए। सीएनसी स्टूडेंट्स के लिए ये मेरे पास एक एग्जांपल है कि जावास्क्रिप्ट में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो वो कैसे शुरू होगा। अब मोस्ट प्रोबेबली तो आपका जो कोड है, आपका जो मेन कोड है, वो किसी ना किसी फंक्शन के अंदर होगा। अगर आप सही तरीके से प्रोग्रामिंग करो तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपका प्रोग्राम के अंदर काफी फंक्शंस मौजूद होंगे, है ना। अब अगर मैं बोलूं मुझे उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं फंक्शन कॉल करूंगा। मैंने फंक्शन बना दी, अब यूज करने के लिए कॉल भी तो करनी पड़ेगी, फंक्शन कॉल भी तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो फंक्शन कॉल जो होती है वो आपकी एंट्री पॉइंट बोली जाती है, क्योंकि अब जब आप एक फंक्शन कॉल शुरू कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका दूसरा फंक्शन में जाता है, आपका दूसरा फंक्शन एक और फंक्शन को कॉल करता है, तो फिर आपका तीसरा फंक्शन शुरू हो जाता है, फिर आपका तीसरा फंक्शन एक चौथा कॉल करता है, फिर आपका चौथा फंक्शन शुरू हो जाता है। इस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम चलता रहता है। तो जो आपका पहला फंक्शन कॉल है वो आपका पूरा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट बोला जाए, क्योंकि अगर वो नहीं हो तो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, जो भी बिल्डिंग किया है, उसका कोई फायदा नहीं, प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो ये मैंने इसका एग्जांपल दे दिया है। अब हमने इस पूरा डॉकर फाइल को यहाँ कवर कर लिया है टॉप टू बॉटम के, इसका क्या पर्पस है, ये किस तरह इस्तेमाल हो रही है, सब हमने यहाँ देख लिया है। अब हम जरा देख लेते हैं हम इस एप्लीकेशन को रन कैसे कर सकते हैं। हमने एक डॉकर फाइल बना दिया है जिससे ऑटोमेटिकली हमारा एक एल्पाइन का इमेज, ये इमेज है जिसका नाम है एल्पाइन, ये इंस्टॉल हो रहा है, ये हमारा कंटेनर में लोड हो रहा है, और फिर उसके बाद बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस और इंस्टॉलेशंस भी ऑटोमेटिकली हो रही है। मतलब है कि इस एक फाइल से हमारा पूरा सिस्टम ही चलना शुरू हो जाएगा, हमारा सारा काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब इसको रन भी तो करना है, तो रन कैसे करेंगे ये हम अभी देख लेते हैं। अब सबसे पहले ये जो मैं एक फ्लास्क एप्लीकेशन के बारे में बता रहा था, ये वो ही है, या वही फ्लास्क एप्लीकेशन अभी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं रिमूव कर लेता हूँ डिलीट डॉकर फाइल, मैं अपना डॉकर फाइल को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, हमें अभी बैश के अंदर हूँ, रिमूव RF डॉकर फाइल। तो मैंने अपना डॉकर फाइल को यहाँ से डिलीट कर लिया। क्यों मैंने डिलीट की, क्योंकि अभी हम एक चीज करने वाले हैं। हम जाते हैं इसी फोल्डर के अंदर, इसी जिप फाइल के अंदर ही जो मैंने यहाँ से खोला था गिटहब के थ्रू, आपको याद है। अब उसके अंदर अगर मैं फिर से जाता हूँ अंदर और मैं इस अब पूरा फाइल, अब मैं पूरा फोल्डर को ही यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास पूरा एप्लीकेशन है। अब हम इस पूरा एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ ऑलरेडी हमारा डॉकर फाइल तो चलो दिया हुआ है। वो डॉकर फाइल मेरे ख्याल से मैंने यहाँ साइकिल पिन के अंदर भी नहीं। अच्छा, तो मैं 1 मिनट, इसको मुझे फिर से क्लोन करनी पड़ेगी, तो वो मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों को डिलीट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको रीक्लोन कर लेता हूँ, फिर मैं दिखा देता हूँ मेरा मतलब क्या है।
तो ये एक एग्जांपल फ्लास्क एप्लीकेशन है, जो मैं बोला था कि एक फ्लास्क एप्लीकेशन हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, ये वही है। तो अभी अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड जिप, ठीक है, तो ये मैंने इसका एप्लीकेशन को यहाँ डाउनलोड कर लिया है। ये वही एप्लीकेशन है जो हम अभी इंशाल्लाह डिप्लॉय करने जाएंगे। खोल ली मैंने, खोलने के बाद मैंने इसको यहाँ पुट कर ली, डिलीट कर दी। तो ये में है मेरा फोल्डर। अब इसके अंदर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ बहुत सारे फाइल्स मौजूद है, और या मेरे पास यहाँ बहुत सारी फाइल्स मौजूद है इंक्लूडिंग मेरा डॉकर फाइल। लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स हैं। ये बाकी के जितने भी फाइल्स और चीजें हैं, ये बेसिकली हमारा वेब एप्लीकेशन है। ये हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है, एक फ्लास्क वेब एप्लीकेशन बनाई है। तो अभी हमें इसको रन करना है। रन कैसे करेंगे? डॉकर के थ्रू। इसी डॉकर फाइल के अंदर ही हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स लिखा हुआ है इस एप्लीकेशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए अपैची के ऊपर, ठीक है। तो अब या सॉरी, अपैची के अंदर ऊपर नहीं, आई थिंक ये नोड जेएस के ऊपर चल रहा है। तो जो भी चीज के ऊपर चल रहा है, ये उसके सारे यहाँ टेस्ट सारे इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है इस डॉकर फाइल के अंदर। लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन फाइल्स यहाँ, ये जो ऐप का जावास्क्रिप्ट फाइल है, जो बाकी के फोल्डर्स है, ये सब वही है। तो अब हम एज अ डॉकर फाइल इसको रन कर लेते हैं। अब ये हम कैसे करेंगे? इस कमेंट के थ्रू। हम देखते हैं ये कैसे चलता है। सीएमडी मैंने खोल दी। सबसे पहले मेरा ये फोल्डर लोकेटेड कहाँ हुआ है, मैं ये जरा देख लूं। तो ये यहाँ मौजूद है, डाउनलोड्स पीएस वेब मास्टर, ठीक है। सीडी डाउनलोड्स यहाँ मेरे पास है। मैं पहले अपना बैश खोल देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये सारे यहाँ फाइल्स मौजूद है। अब यहाँ मेरे पास ये फोल्डर है जिसमें मेरा एप्लीकेशन है पीएस वेब मास्टर के नाम से। तो सीडी पीएस वेब मास्टर ये एक फोल्डर है, सीडी पीएस वेब मास्टर। और अब मैं इसके अंदर चला गया हूँ। अब ये मेरे सारे यहाँ फाइल्स मौजूद है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने सीडी कर लिया है अपना मेन एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, इसको आपका मेन डायरेक्टरी बोला जाए या मेन एप्लीकेशन डायरेक्टरी बोला जाए, या एप्लीकेशन डायरेक्टरी मतलब इसको बोलते हैं, जहाँ आपके सारे फाइल्स इंक्लूडिंग आपका डॉकर फाइल लोकेटेड हुआ है। अब हम डॉकर फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। जिस तरह हमने डॉकर कंटेनर रन का कमांड के साथ इमेज को भी स्पेसिफाई करके हमने उसको भी साथ साथ रन कर ली, इसी तरीके से ही हम अब अपना डॉकर फाइल को रन कर लेंगे। और डॉकर फाइल फिर हमारे लिए ऑटोमेटिकली वो इमेज को पुल करेगा और रन भी करेगा। तो हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ डॉकर फाइल को चलाने का। वो कैसे करेंगे? डॉकर बिल्ड का कमांड के थ्रू। अब मैं अगर एक दफा अपना सारे इमेजेस देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से इसके बगैर ही करना पड़ेगा, सीडी पीएस वेब मास्टर। अच्छा, तो इधर अगर मैं एग्जीक्यूट, यहाँ एक कमांड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, डॉकर इमेजेस या डॉकर इमेज एलएस, एक ही बात है। ये आई थिंक मेरा, हाँ फिलहाल डॉकर चल नहीं रहा है, मैं एक मिनट इसको स्टार्ट कर लूँ। अच्छा, विंडोज के अंदर मैं एक बात आपको बता दूं, बाय डिफॉल्ट डॉकर जो है विंडोज के अंदर ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। तो इसका अगर मतलब ये आपका बहुत ही ज्यादा सिस्टम रिसोर्सेज ले रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन है, ये आराम से आपका 3 से 4 जीबी खींच लेता है जब भी ये चलता रहता है। तो ऑटोमेटिकली जब आप अपना कंप्यूटर को बूट करते हो तो ये इंस्टॉल हुआ होता है, ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपको ये चीज को बंद करनी है तो आप खोलोगे स्टार्टअप एप्स, ये एक ऑप्शन है स्टार्टअप एप्स के नाम से। फिर यहाँ ये जो डॉकर डेस्कटॉप पे लिखा है इसको ऑफ कर लोगे, जिस तरह मैंने अभी किया हुआ है, ताकि जब आप कंप्यूटर को खोलो तब से ही आपका 3 या 4 जीबी रैम जाना नहीं शुरू हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई सर्वर तो है नहीं, हमारा नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर है, हम हर वक्त तो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए जब जरूरत हो तब आप इसको चला लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब डॉकर अगर हमारे पास इधर मौजूद है तो इधर हमारे पास इमेजेस का सेक्शन के अंदर सारे इमेजेस यहाँ दिख जाते हैं जो हमारे पास मौजूद है। और अब मेरा कमांड टर्मिनल के ऊपर वही सारे कमांड चलने लगेंगे, डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेज एलएस। तो अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम अभी सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल को ही देखेंगे, क्योंकि लिनक्स में भी और बाकी सारे ओएस पे भी यही इस्तेमाल होगी, यही मेन चीज है। तो इधर हमारे पास है, हम दोनों कमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉकर इमेजेस और डॉकर इमेज एलएस, सारे इमेजेस को देखने के लिए। और अगर मैं एक अभी फ्लैग लगा लूँ तो भी आप देख सकते हो 2 ही मौजूद है हमारे पास। तो हमारे पास 2 इमेजेस फिलहाल मौजूद है, HTTPD और उबुंटू। हमारे पास एल्पाइन का इमेज नहीं मौजूद है, लेकिन तो भी हमें उसको इस्तेमाल तो करनी पड़ेगी। तो जब हम डॉकर फाइल को रन करेंगे ऑटोमेटिकली ये हमारे लिए इमेज डाउनलोड हो जाएगी, तो ये कोई मसला ही नहीं है। अब हम कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
डॉकर इमेज बिल्ड का कमांड है। अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि ये बुक थोड़ा आउटडेट है। तो जिस तरह मैंने डॉकर पुल का कमांड के बारे में बताया, एक्चुअल जो लेटेस्ट कमांड है वो है डॉकर पुल। लेकिन पहले इस बुक के अंदर इंक्लूडेड इस्तेमाल होती है डॉकर इमेज पुल। पीआईआईसी का भी एग्जाम में आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली डॉकर इमेज पुल ही आने वाला है। लेकिन डॉकर पुल अभी अगर आप चलाओगे तो वो भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा, और ये इसका लेटेस्ट कमांड है। आजकल लोग इसी तरीके से लिखते हैं, वो पुराना तरीका था। तो अब मैं यहाँ अगर लिखता हूँ डॉकर इमेज बिल्ड, फिलहाल हम इसी तरीके से ही करते हैं जिस तरह बुक में लिखा हुआ है, डॉकर इमेज बिल्ड टी, फिर टी के साथ हम यहाँ डॉकर फाइल लगाएंगे, डॉकर फाइल का नाम। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डॉकर फाइल का जो नाम है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। एक्चुअली सॉरी, हम यहाँ इमेज का नाम को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ कर क्या रहे हैं ये भी मैं जरा बता दूं। डॉकर फाइल जो हमारा है, हम अभी उसको एक तरह से कंपाइल करने जा रहे हैं। हम अभी तक उसको रन नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल करके क्या होगा, कंपाइल करके एक इमेज ही बनने वाला है हमारे पास। मतलब है कि डॉकर फाइल्स में जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, जितने भी चीजें हैं, अब इन सारे चीजें को हम कंप्रेस करके एक बिल्कुल ही नया इमेज बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारा अल्पाइन इमेज इंक्लूडेड हुआ है। तो ये एक तरह से हमारा एक मेगा इमेज बन जाएगा। फिर हम इस इमेज को डायरेक्टली हम डिप्लॉय कर लेंगे डॉकर कंटेनर रन का कमांड के साथ। अभी हम इसको देख लेते हैं। डॉकर इमेज बिल्ड टी, तो टी का फ्लैग से हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें क्या नाम चाहिए इमेज का। तो हम इमेज का नाम लिख लेते हैं टेस्ट फॉर एग्जांपल, टेस्ट। फिर उसके बाद मैं यहाँ कोई फ्लैग स्पेसिफाई नहीं करूंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ही है, हमें अभी लेटेस्ट ही इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद स्पेस, स्पेस के बाद मैं एक डॉट लगाऊंगा। अब ये डॉट अक्सर मिस हो जाता है लोग, काफी लोग से जो डॉकर को डिस्कस करते हैं, जो डॉकर को स्टडी करते हैं। ये जो आपका डॉट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ आप बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपका डॉकर फाइल कहाँ लोकेटेड हुआ है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर आपका जो डॉकर फाइल है वो यहाँ इसी फोल्डर के अंदर ही मौजूद है, जिस तरह अभी है मेरे एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर ही हमारे पास ये डॉकर का फाइल मौजूद है, तो इसलिए मैं यहाँ एक डॉट लगाऊंगा। तो ये डॉट मैं इधर लगाऊंगा ताकि डॉकर को पता चले कि मेरा डॉकर फाइल अभी इसी करंट फोल्डर के अंदर है जिसके अंदर मैं अभी हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है बिल्डिंग। अब हमारा डॉकर फाइल में से जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो सब फॉलो हो रहे हैं, जितने भी इमेजेस है, जितने भी प्रोसेस है वो सब हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ रन का कमांड से जो भी हमारे पास कमांड्स हैं कंटेनर के अंदर वो सब भी यहाँ चल रहे हैं। सारे चीजें आप क्लियरली देख सकते हो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है जिस तरह एसएसएच में कैसे होता होगा। लेकिन बस फर्क क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारे लिए सब हो रहा है। हमें कुछ अभी मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ रहा है, हमने सिर्फ ये एक छोटा सा एसएसएच हमें एक स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट से ही सारा काम हो रहा है। स्क्रिप्ट का फायदा भी यही है कि अगर छोटा मोटा चेंजेस भी करना है तो आप एक फाइल को ही एडिट करोगे, तो इसमें ये भी आपके पास फायदा है। एक चीज को एडिट करने से फिर जिंदगी भर के लिए मसला खत्म, क्योंकि फाइल तो फाइल ही होता है, तो आप उसी फाइल को कॉपी पेस्ट करके हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडिट करके जब भी जरूरत पड़े तो अब हमारा इमेज बन गया है। कैसे पता, डॉकर इमेजेस या डॉकर इमेज एलएस का कमांड के बाद अब मुझे यहाँ ये इमेज दिखती है टेस्ट के नाम से। अब एक बात मुझे आपको दिखानी है, एक चीज मुझे आपको दिखानी है। सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ ये इसका साइज क्या है। अब हमारा टेस्ट इमेज का साइज बना है 79.6 MB, ठीक है। लेकिन अल्पाइन इमेज इटसेल्फ का क्या इमेज है, क्या साइज है। हमारा बेस इमेज जो है वो अल्पाइन है, फिर उसके थ्रू हमने एक मेगा इमेज बना ली जिसका नाम हमने रखा है टेस्ट। लेकिन ये जो एक्चुअल बेस इमेज है अल्पाइन का इमेज, इसका एक्चुअल साइज क्या है, तो वो हम अभी देख लेते हैं। डॉकर पुल अल्पाइन। अब मैं अल्पाइन का कमांड कोई इंडिविजुअली पुल कर रहा हूं, या PIIC में जिस तरह लिखते हैं डॉकर इमेज पुल अल्पाइन। तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट का टैग को यूज करके अल्पाइन का इमेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा डॉकर हब से। डाउनलोड हो गई, डॉकर इमेजेस का कमांड फिर से लिख दी। अब देख सकता हूं मैं कि मेरा अल्पाइन का इमेज सिर्फ और सिर्फ 5.6 MB है, लेकिन ये मेरा टेस्ट का जो इमेज है ये तो 79.6 MB है।
मतलब है कि माइनस करो तो 74 MB यहाँ बचता है। हमारा डॉकर फाइल और उसमें जितने भी बाकी के प्रोसेसेस है और जो भी हमने कमांड्स रन किया है उन सब का जो पूरा साइज है वो कुल मिला के 79.6 MB बन रहा है। तो ये हमें यहाँ पता चल गया है। ठीक है, अब हम इसको जरा रन भी कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी तक इसको रन तो किया नहीं है, कंटेनर में से डिप्लॉय तो नहीं किया है। चलो हमने स्क्रिप्ट तो बना लिया है, सब कर लिया है, लेकिन भाई डिप्लॉय भी तो करना है ना, कंटेनर भी तो चलाना है ना। कर लेते हैं अभी डॉकर कंटेनर रन। और अब मैं डी का फ्लैग को यूज करूंगा। हमने पिछले कुछ दिनों से आईटी का ही फ्लैग को इस्तेमाल किया है, लेकिन डी का फ्लैग का एक अच्छी बात यह है कि वो आपको इंटरैक्टिव मोड में नहीं ले जाएगा। डी का मतलब है डिटैच, कि सिर्फ कंटेनर रन हो जाएगा बस, और कोई चीज आपको अब खुद नहीं करना पड़ेगा। तो हर चीज बस उसी तरह से ही चलता रहेगा जिस तरह चलना चाहिए। तो आप इंटरैक्टिव मोड में जाओगे ही नहीं, आप एसएसएच के अंदर जाओगे ही नहीं। एसएसएच करना है तो जो डॉकर का exec जो कमांड है, डॉकर exec का जो कमांड है या डॉकर एग्जीक्यूट का जो कमांड है वो आप चला सकते हो, तो आप उसके अंदर जाओगे। लेकिन फिलहाल हम डी का ही कमांड को यूज करके फिलहाल इसको डिटैच रख लेंगे क्योंकि हमें उसका एसएसएच के करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसके बाद हमारे पास है नेम का फ्लैग। नेम से मतलब क्या है, कंटेनर का क्या नाम रखना है हमें। ये हम अगर मिस करेंगे तो वही रैंडमली जनरेटेड नाम बनेगा। तो चलो हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। नेम लिख के हम एक यहाँ कंटेनर को एक नाम भी लिख लेते हैं। हम इसका नाम रख लेते हैं टेस्ट कंटेनर। ठीक है, अब नेम के बाद हमारे पास है पी। मैंने पी का फ्लैग के बारे में आपको पहले बताया है कि पी स्पेसिफाई करता है पोर्ट, और क्योंकि ये एक वेब सर्वर एप्लीकेशन है इसलिए इसको यहाँ स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन रुको, एक अजीब बात है, अगर हमारा डॉकर फाइल के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्सपोज 8080 मतलब एक्सपोज पोर्ट 8080, तो हम फिर से यही चीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो अब हम फिर से यही चीज लिख रहे हैं P8080 मतलब है कि हम फिर से पोर्ट 80 को एक्सपोज कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। असल में पोर्ट एक्सपोजिंग के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट ये होता है कि आप एप्लीकेशन के अंदर पोर्ट एक्सपोज करते हो ताकि एप्लीकेशन के अंदर ही जो दूसरे प्रोसेसेस है वो भी उस पोर्ट को इस्तेमाल कर सके, उस पोर्ट के थ्रू रिक्वेस्ट कर सके। लेकिन अगर आपको इसको एक्सटर्नलाइज करना है ताकि एक्सटर्नल यूजर्स, अनजान यूजर्स आके इस पोर्ट को इस्तेमाल करना चाहे, तो फिर आप इसको स्पेसिफाई करोगे। तो हम यहाँ बेसिकली पता है क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एक रीडायरेक्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं। रीडायरेक्ट क्या होता है, अगर मेरा इस लोकल मशीन पे, जिस लोकल मशीन के अंदर के ऊपर मैं अभी मौजूद हूँ, या लोकल मशीन भी नहीं, अगर कोई और हो मतलब कोई अनजान आदमी हो, वो अगर इस कंटेनर का पोर्ट नंबर 8080 पे आएगा जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है, तो उसको रीडायरेक्ट किया जाएगा पोर्ट 8080 पे, सॉफ्टवेयर कंटेनर का इंटरनल पोर्ट 8080 पे। और उस पोर्ट 8080 पे हमारे सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। जिस तरह हमने डॉकर फाइल में लिखा एक्सपोज पोर्ट 8080 मतलब है कि हमारा हमने एक इंटरनल पोर्ट बना दी जिसपे हमारे सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो वो हमने यहाँ लिख दिया है डॉकर फाइल के अंदर। लेकिन यहाँ हमें ये इसलिए मेंशन करना जरूरी है ताकि जो भी अनजान आदमी आके इसको रन करे उसको भी यही आउटपुट यहाँ मिले, उसको भी यही आउटपुट मिले जो इंटरनल वालों को मिल रही है, जो इंटरनल सॉफ्टवेयर या इंटरनल प्रोसेसेस को मिल रही है, जो डॉकर कंटेनर का जिनको ऑलरेडी एक्सेस मौजूद है। ये हम बेसिकली कर रहे हैं सबके लिए एक्सेस फॉर एवरीवन, या जो भी लोग इस पोर्ट के अंदर आ सकते हैं उनके लिए हम इस एक्सेस को दे रहे हैं। अब वेब सर्वर पे तो कोई भी कभी भी आपका वेबसाइट पे आ सकता है, इसलिए हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं पोर्ट 8080 से, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्वर पोर्ट 8080 से ही इनकमिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है यूजर्स से। तो पोर्ट 8080 से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया। अब उस पोर्ट 8080 को हम रीडायरेक्ट करेंगे कंटेनर का जो इंटरनल पोर्ट 8080 है उस पे थ्रू रीडायरेक्ट करेंगे। अच्छा, अब उस इंटरनल पोर्ट 8080 पे क्या हो रहा है, उस पे हमारे सारे असली प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो ये हमारा पूरा लॉजिक है इस कमेंट का। तो अब हम जरा इसको चला भी लेते हैं। एक आखिरी चीज हमें यहाँ लिखना है, इमेज का नाम वरना चलेगा ही नहीं, तो ये हम यहाँ लिख देंगे टेस्ट। ठीक है, एंटर। अब हमारी कंटेनर रन हो जाएगी और यहाँ लिखा हुआ है अलाउ एक्सेस, क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्योंकि हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं हमारा पोर्ट 8080 के साथ, तो ये काफ़ी सेंसिटिव ऑपरेशन है, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहिए जिस तरह लिनक्स में सूडो हमें चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से लिनक्स के अंदर भी आपको यहाँ सूडो लिखनी पड़ेगी वरना मसला होगा। तो अब ये हमने कर लिया है।
अब हमें अगर उसको एक्सेस करना चाहे, हमें अभी इसको एक्सेस करनी है, ये जो हमने रन किया है अभी हमें इसको एक्सेस करनी है। हमने एक्सटर्नलाइज तो किया है ना, ताकि कोई भी इसको एक्सेस कर सके। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? क्या हम यहाँ 8080 लिखेंगे तो एक्सेस हो जाएगा? नहीं, वो तो गूगल सर्च हो जाएगा। क्या हम www.8080.com लिखें तो हो जाएगा? नहीं, ऐसी भी कोई चीज नहीं है, ये तो कोई और ही वेबसाइट है, या मतलब कोई और ही चीज है। हम अपना चीज के ऊपर कैसे जाएंगे? वेब सर्वर हमने अभी चलाया है। वेब सर्वर्स का मतलब होता है लोकल कंप्यूटर पे चल रहा है, या हमारा करंट कंप्यूटर पे चल रहा है। कोई भी वेब सर्वर की चीज को एक्सेस करने का तरीका ये है, हम सबसे पहले लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, अब लोकल होस्ट के बाद मैं कोलन लिखूं 8070। अब लोकल होस्ट क्या है? लोकल होस्ट हमारा एक इंटरनल वेब सर्वर है जो हमारा कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर हम कोई भी प्रोसेसेस लगा सकते हैं। तो अभी हमारा 8080 के ऊपर यही प्रोसेस चल रहा है, अभी हमारा लोकल होस्ट के ऊपर यही एप्लीकेशन चल रहा है, यही डॉकर एप्लीकेशन चल रहा है जो हमने अभी यहाँ डिप्लॉय किया है। अगर मैं अभी लिखता हूँ लोकल होस्ट 8070, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही लोड होता रहेगा और फिर बोलेगा रिफ्यूज टू कनेक्ट। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 8080 जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, तो अब आप देखोगे, देखो हमारा एप्लीकेशन आ गया। तो ये हमारी एप्लीकेशन मौजूद है, तो ये अब हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, अब इसको हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारा लोकल होस्ट के ऊपर ये डिप्लॉय हो गया है। लेकिन एक और भी चीज मुझे आपको दिखानी है। मैंने बोला कि पोर्ट नंबर 8080 जो है वो एक डिफॉल्ट पोर्ट होती है जो हर जगह। अच्छा, तो वो मीटिंग एंड हो गया। तो मैं ये बोल रहा था कि इसका जो हमारे पास फ़ायदा है वो ये है, इसका जो मैं बोला था पोर्ट नंबर 8080 के बारे में। तो पोर्ट 8080 में जैसे मैंने आपको बोला कि ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। अगर मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाऊँ तो इंटरनली वो ऑटोमेटिकली पोर्ट 8080 ही इस्तेमाल करता है। तो हमने तो यहाँ 8080 स्पेसिफाई की। अगर हम इसको हटा देते हैं तो जिस तरह मैंने बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080 पे ही जाता है, तो क्या ये सच है? अब अगर सच है तो ये एक प्रूफ करने का तरीका है, क्योंकि हम यहाँ कोई पोर्ट लिख ही नहीं रहे हैं। अगर ये वाकई में डिफ़ॉल्ट है तो फिर इसको जाना चाहिए पोर्ट 8080 पे, मतलब है कि यहाँ नज़र आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको पोर्ट 8080 के अलावा किसी और पोर्ट पे डाला ही नहीं है। देख लेते हैं, एंटर। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट का ही कमांड इधर चलाया है, ठीक है। तो अब आपको दिख रही है कि मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अब अगर मैं फिर से वही कोलन लिख के ये करूँ तो फिर नज़र आने लगती है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका वजह ये है, अगर मैं यहाँ 8080 को हटा के 80 लिखूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ से ऑटोमेटिकली जो एंड में 80 लिखा हुआ था वो हट गया था, जबकि जब मैंने 8080 लिखा इधर तो फिर यहाँ URL में तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन जब हम 80 लिखते हैं तो 80 गायब हो जाती है। आपको खुद दिख भी रहा है कि 80 हमारा यहाँ गायब हो गया है। ऐसा क्यों है? तो जो मैं बोल रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो वेबसाइट है वो पोर्ट नंबर 8080 को इस्तेमाल करता है, वो बिल्कुल सही है। पोर्ट 8080 को इस्तेमाल नहीं करता है, पोर्ट 80 को इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से जब हम सिर्फ लोकल होस्ट टाइप करते हैं तो हमारे साथ ये नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसको फिर एक और भी तरह प्रूफ में कर लेता हूँ। अब अगर मैं अपना CMD पे वापस जाके इसको स्टॉप कर लेता हूँ, डॉकर कंटेनर स्टॉप, फिर इसका नाम मैंने रखा है टेस्ट कंटेनर, डॉकर कंटेनर स्टॉप टेस्ट कंटेनर। तो ये एक सिग टर्म सेंड करेगा, तो 10 सेकंड्स के लिए रुकेगा, फिर एक सिग किल सेंड करेगा, तो हमारा कंटेनर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं अपना कंटेनर को डिलीट कर लूँगा। तो डॉकर ये स्टॉप हो गया है, तो डॉकर कंटेनर रिमूव टेस्ट कंटेनर, तो ये अब डिलीट हो गई है। अब मैं इस कंटेनर को वापस रन कर लेता हूँ, लेकिन अब मैं इसको एक अलग तरह से इस्तेमाल करूँगा। पोर्ट 8080 80 एंटर। अब थोड़ा अलग होगा। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने यहाँ लोकल होस्ट 8080 लिख दी, अब यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ लोकल होस्ट 80 लिख देता हूँ, ये मैंने स्पेस दबा दी, 80, बस यही लिख देता हूँ, लोकल होस्ट 80 एंटर।
तो अब मैं आ गया हूँ लोकल होस्ट के ऊपर, डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट के ऊपर। तो ये आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, आई थिंक मुझे पहले इसके अंदर लिखना चाहिए था। हाँ, आई थिंक मैंने इसको उल्टा लिखा है। चलो मैं इसको एक मिनट फिर से स्टॉप कर लेता हूँ। अच्छा, इस बहाने में बता भी देता हूँ कि सिग किल से ही डायरेक्टली कैसे स्टॉप करेंगे। तो हाउ टू स्टॉप डॉकर कंटेनर यूजिंग सिग किल, अगर आप ये ऑनलाइन सर्च करोगे तो अब तो हमने अभी तक तो सिग टर्म ही यूज़ किया है, अब हम सिग किल के साथ कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे डॉकर किल का कमेंट के थ्रू। तो अब हम करेंगे डॉकर कंटेनर स्टॉप नहीं, डॉकर कंटेनर किल टेस्ट कंटेनर। तो फ़ौरन आप देख सकते हो कि ये हट गया। अब हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो ये हमने डायरेक्टली सिग किल को एग्जीक्यूट की, हमने सिग टर्म को तो एग्जीक्यूट किया ही नहीं। अगर आपको जल्दी जल्दी में आपका कंटेनर को बंद करना है आपको, तो फिर आप ये कर सकते हो। अब हमने इसको डिलीट कर लिया है। अब मैं इसको वापस कंटेनर को रन कर लेता हूँ, इस कमेंट को। अब मैं यहाँ 80 लिखूँगा और यहाँ 80 लिखूँगा। मैंने लास्ट टाइम आई थिंक उल्टा ही लिख दिया था, तो अब मैं इस तरह से लिखूँगा इसको, ठीक है। अब मैंने एंटर कर ली। अब क्या होगा, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं फिर से जाता हूँ लोकल होस्ट 8080 के ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब मैं जाता हूँ लोकल होस्ट 80 के ऊपर, आप देख सकते हो कि अब यही चीज़ लोकल होस्ट या लोकल होस्ट पोर्ट 80 के ऊपर आ रहा है। और अगर मैं लोकल होस्ट 80 टाइप नहीं करूँ, सिर्फ लोकल होस्ट टाइप करूँ, ठीक है, तो भी मैं अगर एंटर दबाऊंगा यही आएगा, एज आप देख सकते हो। तो इसका वजह यही है, पोर्ट नंबर 80 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ होता है, इसलिए जब भी हम सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका पोर्ट 80 के ऊपर ही जाता है। पोर्ट 80 मैंने गलत बताया था, पोर्ट 80 के ऊपर जाता है, इसलिए आप देख सकते हो कि अभी ये पोर्ट 80 के ऊपर जा रहा है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इधर कोलन से पहले, ये डिफ़ाइन करता है कि आपका एक्सटर्नली कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होगी, तो ये होगी पोर्ट 80। और फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट कोलन के बाद स्पेसिफाई करती है कि इंटरनली कौन सा इस्तेमाल होगी। तो इंटरनली तो हमने लिख दी डॉकर फाइल के अंदर 8080, तो इसलिए हम यहाँ 8080 लिखेंगे, लेकिन फिर एक्सटर्नली हम इसको यहाँ एडिट करेंगे। ये मैंने इधर उल्टा किया था, तो इसलिए फिर मसले आए थे। तो अब हमने इसको भी देख लिया है। और अब अगर मैं देखता हूँ डॉकर कंटेनर LSA, तो मेरे पास ये एक मौजूद है टेस्ट के नाम से एक कंटेनर, तो मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि डॉकर कंटेनर रिमूव टेस्ट, अच्छा इसका नाम है टेस्ट कंटेनर, डॉकर कंटेनर रिमूव टेस्ट कंटेनर। तो यू कैन नॉट मूव, अच्छा ये भी हाँ, क्योंकि मैंने अभी इसको रीडिप्लॉय की, मैं इसको फिर से स्टॉप कर लेता हूँ। डॉकर कंटेनर किल, फिर से वही बात है, किल का कमेंट से आप डायरेक्टली सिग टर्म कर सकते हो। डॉकर कंटेनर किल टेस्ट कंटेनर, डॉकर कंटेनर रिमूव्ड टेस्ट कंटेनर। अब हमारे पास ये हट गई है। अब अगर हम देखते हैं डॉकर कंटेनर LSA, डॉकर इमेजेस ए, और हम डॉकर इमेज LSA भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये दोनों कमेंट्स एक ही बात है। ये जो दोनों हैं, ये दोनों का एक ही मतलब है इन दोनों का। तो खैर यहाँ हमारे पास ये 4 इमेजेस अब मौजूद है और यहाँ अभी हमारे पास कोई भी कंटेनर्स मौजूद नहीं है। तो अब हमने देख लिया है कि हम डॉकर फाइल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमने कर लिया है चैप्टर नंबर 4। तो अब इंशाल्लाह हम कल से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, सॉरी कल नहीं, आज तो जुम्मा है, हम मंडे से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। और जो भी हमने अभी तक चीज़ें कवर किया है उन सबको आप ज़रूर रिवाइज़ करो वीकेंड में। कोई भी सवालात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ लो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम डॉकर इंजन के ऊपर जाएंगे। अब ये होगी प्रॉपर टेक्निकल सेक्शन जिसको बोलते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत मज़ा आएगा और हम थोड़ा स्लोली चलेंगे। हम हर चीज़ को इन डेप्थ देखेंगे, बजाय इस तरह फास्ट जाने का, ये भी कमांड है वो भी कमांड है। हम थोड़ा इन डेप्थ भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।